चंपाकली वन के एक बड़े से खेत में टुन्नू, चिढ़ा और कालू कौआ मजदूरी करते थे। टुन्नू जहां अपनी मेहनत के लिए जाना जाता था, वहीं कालू अव्वल दर्जे का कामचोर था। कालू हमेशा दोस्तों के साथ गप्पे मारता और काम के वक्त सो जाता था। अरे ओ टुन्नू कितना पसीना बहाएगा मेरे दोस्त। देख धूप कितनी तेज है, थोड़ी देर पेड़ के नीचे आजा, आराम कर ले। नहीं कालू भाई, अगर मैंने तुम्हारा और अपना काम पूरा नहीं किया तो मालिक गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हें काम से निकाल देंगे। तुम आराम कर लो, मैं संभाल लूंगा। मुझे कैसा बेवकूफ दोस्त मिला है, सारा काम खुद करता है और मजे मैं लूटता हूँ। ठीक है भाई, तू कर ले, मैं जरा आसपास का मुआयना करके आता हूँ। तभी खेत का मालिक वहां आता है। कालू झट से एक फावड़ा उठाकर जोर जोर से काम करने का नाटक करने लगता है। शाबाश टुन्नू, तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया है। और कालू, तुमने भी अच्छा काम किया है। लो, ये रही तुम दोनों की आज की मजदूरी। देखा टुन्नू, इसे कहते हैं अक्लमंदी। बिना काम किए भी मुझे उतने ही पैसे मिले जितने तुझे। तू भी मेरी तरह स्मार्ट बन। मुझे अपनी मेहनत की रोटी खाना ही पसंद है कालू। बिना मेहनत के मिले पैसे में मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। कालू मुंह चिढ़ाता है और दोनों अपने अपने घर की ओर उड़ जाते हैं। शाम हो चुकी थी। कालू की पत्नी गौरी कौवी और टुन्नू की पत्नी रीमा चिड़िया अपने अपने घरों में उनका इंतजार कर रही थी। आज तो मैंने टुन्नू को फिर उल्लू बना दिया गोरी। वो धूप में जलता रहा और मैं मजे से छांव में सोता रहा। और मजे की बात तो ये है कि पैसे दोनों को बराबर मिले। वाह जी वाह, आप तो सच में बहुत चतुर हैं। वो टुन्नू तो है ही निरा मूर्ख, हमें क्या, अपना काम तो बन रहा है। आप इतने थके हुए क्यों हैं? मुझे पता है, आज फिर उस कालू ने आपको बेवकूफ बनाकर आपसे अपना काम करवाया होगा और आप हैं कि चुपचाप उसका सारा काम कर देते हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ रीमा, मुझे सब पता है। लेकिन तुम भूल रही हो कि बचपन में जब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था, तब कालू के माता पिता ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं उनके उस एहसान का कर्ज उतार रहा हूँ, इसलिए मैं हमेशा कालू की मदद करता हूँ। आपका दिल बहुत बड़ा है, बस भगवान करे कालू को भी कभी अकल आ जाए। कुछ दिनों बाद कालू और टुन्नू जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बाबा आंखें बंद किए ध्यान में बैठे थे। अचानक कालू की नजर एक बड़े से जहरीले सांप पर पड़ती है, जो रेंगता हुआ बाबा के पीछे पहुंच चुका था। बचाओ टुन्नू, वो देख सांप। मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है। रुको कालू, अगर हम भाग गए तो बाबा की जान चली जाएगी। टुन्नू फुर्ती से पास पड़ी एक खाली बोरी उठाता है और हिम्मत करके सांप को उस बोरी में कैद कर लेता है। कालू, तुम यहीं रुको, मैं इस सांप को जंगल के उस पार छोड़कर आता हूँ, ताकि ये किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। टुन्नू उड़कर चला जाता है। तभी साधु बाबा की आंखें खुलती हैं। क्या हुआ बेटा, यहाँ कुछ हलचल हो रही थी? टुन्नू तो यहाँ है नहीं, ये सारा काम मैं अपने नाम कर लेता हूँ। अरे कुछ नहीं, वो एक बहुत जहरीला सांप आपके पीछे खड़ा था, लेकिन आपके इस वीर कालू ने अपनी जान पर खेलकर उसे भगा दिया। कैसा लालची और झूठा पक्षी है ये, दूसरे की मेहनत का फल खुद लेना चाहता है। तुम दोनों ने मिलकर मेरी जान बचाई है। मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूं और 2 वरदान देना चाहता हूं। मेरे पास 2 चीजें हैं। पहला, एक जादुई पौधा जिसे तुम्हें रोज पानी देकर बड़ा करना होगा। जब वो बड़ा होगा तो उसमें से रोज पैसे उगेंगे। दूसरा, हीरों और सोने जवाहरात से बना हुआ एक आलीशान घर। बताओ किसे क्या चाहिए? बाबा, मुझे वो हीरे और सोने वाला घर चाहिए। मुझे पौधा वौधा पालने की कोई फुर्सत नहीं है। बाबा, मुझे वो छोटा पौधा ही दे दीजिए, मैं रोज उसकी देखभाल करूंगा। दोनों खुशी खुशी अपने घर पहुंचते हैं। कालू का पुराना घोंसला अब एक जगमगाते हीरे और सोने के महल में बदल चुका था। गौरी और कालू खुशी से नाचने लगे। वहीं टुन्नू के घर के सामने एक छोटा सा पौधा उग आया था। देखा मेरी अकल का कमाल, अब हम जंगल के सबसे रईस पक्षी हैं। टुन्नू सारी उम्र उस पौधे में पानी ही डालता रह जाएगा। कालू तुरंत बाजार जाता है और एक चमकती हुई नई कार खरीद लाता है।
दोनों पति पत्नी दिन भर कार में घूमते, मौज करते और टुन्नू पर हंसते। दूसरी तरफ टुन्नू और रीमा हर दिन उस पौधे की देखभाल करते। रीमा, हमें इस पौधे को रोज सुबह शाम पानी देना होगा। हाँ जी, हम इसे बहुत प्यार से बड़ा करेंगे। कुछ ही दिनों में टुन्नू की मेहनत रंग लाई। पौधा बड़ा हो गया और आश्चर्यजनक रूप से उसकी डालियों से रोज 500 के कड़क नोट झड़ने लगे। टुन्नू उन पैसों से अपनी जरूरतें पूरी करता और बाकी बचे हुए पैसे जंगल के गरीब पक्षियों में बांट देता। पूरा जंगल टुन्नू को दुआएं देने लगा। कालू के सोने और हीरे के महल की चमक पूरे जंगल में फैल चुकी थी। एक रात जब कालू और गौरी बाहर घूमने गए थे, आसमान से भयानक डाकू चीलों का एक झुंड उतरा। लूट लो सब कुछ, एक भी हीरा यहाँ बचना नहीं चाहिए, पूरा घर तोड़ डालो। चीलें सारा सोना हीरा लूट कर फरार हो जाती। अगली सुबह जब कालू और गौरी घर लौटे तो वे दोनों फूट फूट कर रोने लगे। हाय राम, ये क्या हो गया? हम तो फिर से सड़क पर आ गए। हमारा तो सब कुछ लुट गया। मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी सारी अमीरी एक रात में मिट्टी में मिल गई। कालू भाई, रोना बंद करो। तुम्हारे इस लालच और दिखावे की वजह से ही ये सब हुआ है। सोने के घर ने डाकुओं को अपनी तरफ खींच लिया। मुझे माफ कर दे टुन्नू, मैंने हमेशा तेरा मजाक उड़ाया, बेईमानी की। ये सब मेरे कर्मों की ही सजा है। कोई बात नहीं दोस्त, अब मेरी एक बात मानो। तुम्हारे पास जो कार बची है उसे बेच दो। उन पैसों से अपने इस टूटे घर की मरम्मत करवाओ और तुम्हें जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी वो मैं तुम्हें दूंगा। उन पैसों से अपने लिए कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर देना। टुन्नू भाई, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। कालू ने टुन्नू की बात मानी। उसने अपनी कार बेचकर एक पक्का घर बनवाया और टुन्नू के पैसों से अनाज का एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। अब कालू कामचोर नहीं रहा था, वह रोज मेहनत करता और खुशी से रहता था। उधर टुन्नू अपनी मेहनत और नेकी की वजह से अब जंगल का सबसे अमीर और इज्जतदार पक्षी बन गया था। टुन्नू और रीमा ने मिलकर एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की। चंपकवन में इस बार भयंकर गर्मी पड़ रही थी। रीमा चिड़िया और उसका पति टुन्नू दोनों मिलकर घास के ठंडे कूलर बनाते थे। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। लेकिन तभी एक बड़ा मुसीबत आ गई। घास खत्म हो चुकी थी। हे भगवान, कल सुबह ही व्यापारी कूलर लेने आने वाला है और हमारी सारी घास खत्म हो गई। अगर ये बड़ा ऑर्डर पूरा नहीं हुआ तो हम तो कर्जे में डूब जाएंगे। माँ सही कह रही है रीमा। अब इतनी रात को हम घास कहाँ से लाएंगे? हमारा काम तो चौपट हो गया। नहीं टुन्नू, हम हार नहीं मान सकते। मैं अभी जंगल के दूसरे हिस्से में जाऊंगी। वहाँ नदी किनारे बहुत अच्छी और ठंडी घास मिलती है। पागल हो गई है बहू। रात के अंधेरे में वो जंगल बहुत खतरनाक होता है। वहाँ खूंखार चील और जंगली जानवरों का डेरा है। माँ, खतरा तो है, लेकिन बिना कोशिश किए हार मान लेना भी तो ठीक नहीं। टुन्नू, तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों जल्दी से घास काट कर ले आएंगे। माँ के मना करने के बावजूद अपने परिवार की खातिर रीमा और टुन्नू अपनी जान जोखिम में डालकर जंगल पहुंच गए। रीमा, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ का सन्नाटा मुझे काटने को दौड़ रहा है। जल्दी घास काटो और चलो यहाँ से। तभी अचानक पीछे की झाड़ियों से सर्र सर्र हिलने की तेज आवाज आती है। ये आवाज कैसी थी? एक भयानक और खूंखार चील पेड़ से नीचे उतरती है। उसकी आंखें चमक रही हैं। आज तो रात के खाने में ताजा शिकार खुद मेरे पास चलकर आया है। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। भागो रीमा, चील! रीमा और टुन्नू जान बचाकर भागते हैं। चील तेजी से उनके पीछे उड़ती है। दोनों एक घनी और कंटीली झाड़ी के अंदर घुसकर छुप जाते हैं। चील उन्हें ढूंढती है पर अंधेरे में देख नहीं पाती और आगे उड़ जाती है। रीमा और टुन्नू हांफते हुए झाड़ी से बाहर निकलते हैं। तभी आसमान में एक तेज रोशनी चमकती है और एक भारी चीज जमीन पर ढाढाम से गिरती है। अब ये क्या बला आ गिरी आसमान से? अरे, ये तो इंसानों के घर में लगने वाला एसी लग रहा है, लेकिन ये यहाँ कैसे गिरा? चलो इसे घर ले चलते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया रीमा। हमारी जान बाल बाल बची है और तुम्हें इस पुराने कबाड़ की पड़ी है।
ये कूड़ा घर ले जाकर क्या करोगी? टुन्नू, क्या पता इसके अंदर की तार या पंखे हमारी कूलर बनाने के काम आ जाएं? मेरी बात मानो, इसे उठा लो। दोनों मिलकर किसी तरह उस भारी कबाड़ एसी को घसीटते हुए घर ले आते हैं। जब तुम लोग समय पर घास के कूलर नहीं दे सकते थे तो इतना बड़ा ऑर्डर लिया ही क्यों? मेरा बहुत नुकसान हुआ है। आज के बाद मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा। घास न ला पाने के कारण उनका बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया। घर में उदासी छा गई और उधर उस दिन जंगल में सबसे भयानक गर्मी पड़ रही थी। कुक्कू भैया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे आग बरस रही हो। मुझे भी छुटकी। चलो मेरे दोस्त जग्गू के घर चलते हैं, उसके घर में शायद ठंडक हो। कुक्कू जग्गू के घर जाता है। जग्गू अपने घर में लेटा हुआ एसी का मजा ले रहा था। जग्गू, बहुत गर्मी है यार, बाहर आना, हम पेड़ की छांव में खेलते हैं। या मुझे अंदर बुला ले। मैं पागल हूँ जो इतनी भयंकर गर्मी में बाहर आऊं। मेरे पापा ने नया एसी लगवाया है, मैं तो घर में बैठकर ठंडी हवा के मजे लूंगा। तू जा यहाँ से। मुझे एसी चाहिए। जग्गू मुझे बहुत चुरा रहा था। मुझे भी जग्गू जैसा एसी चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम एसी खरीद सकें। अच्छा रुको, मैं रात वाले उस कबाड़ एसी को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। टुन्नू पेंचकस लेकर उस पुराने एसी को खोलता है और कुछ तार जोड़कर उसे चालू करता है। अचानक उसमें से धड़ाम की आवाज आती है और काला धुआं निकलने लगता है। ये एसी नहीं, कबाड़ है। मुझे नहीं रहना यहाँ। टुन्नू, हम सालों से घास के कूलर बनाते आ रहे हैं। अगर हम घास के कूलर बना सकते हैं तो इस एसी को भी अपने तरीके से ठीक कर सकते हैं। रीमा ने अपनी सूझबूझ लगाई। उसने एसी के टूटे हुए हिस्सों को निकालकर वहां अपनी खास और खुशबूदार घास को बुनकर एसी के अंदर और बाहर लगा दिया। रीमा एसी को दीवार पर टांगती है और स्विच ऑन करती है। अचानक घास से ढके उस एसी बात करने लगता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रीमा और टुन्नू। हे भगवान, ये लोहे का डिब्बा तो बोल रहा है। इसमें पक्का कोई भूत है। डरो मत, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं परीलोक का एक जादुई एसी हूँ। मैं पक्षियों की मदद करने धरती पर आ रहा था, लेकिन मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं नीचे गिरकर टूट गया। मेरी शक्तियाँ खत्म हो गई थीं। पर रीमा, तुमने अपनी मेहनत और जादुई घास से मुझे एक नई जिंदगी दी है। तभी एसी से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकलने लगती है। कमरे में एकदम ठंडक छा जाती है। कुक्कू और छुटकी, जो गर्मी से बेहाल थे, खुशी से झूम उठते हैं। वाह, कितनी ठंडी हवा है। ये तो जग्गू के एसी से भी अच्छा है। तुमने निस्वार्थ भाव से मुझे बचाया है। अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी एसी के अंदर से एक जादुई चमक उठती है और बिल्कुल उसके जैसा एक नया घास वाला जादुई एसी हवा से प्रकट होकर जमीन पर रखा जाता है। अरे, एक एसी के अंदर से दूसरा एसी निकल आया। हाँ टुन्नू, तुम जब भी मुझसे कहोगे मैं ठंडी हवा के साथ साथ एक नया जादुई एसी भी बनाकर दूंगा। इन्हें बेचकर तुम अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। फिर क्या था, रीमा और टुन्नू उन जादुई एसी को बाजार में बहुत ही कम दामों में बेचने लगे। पूरे जंगल के जानवरों ने उनके एसी खरीद ली। कम दाम और बर्फ जैसी ठंडी हवा के कारण उनका काम रातों रात चल पड़ा। उन दोनों ने खूब पैसे कमाए। टुन्नू ने शहर में भी एक बड़ी दुकान खोल ली। अब रीमा का परिवार एक बड़े और शानदार घर में रहता था। मुसीबत के समय दिखाई गई रीमा की हिम्मत और सूझबूझ ने उनके पूरे परिवार का जीवन हम गई।